हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इस समय हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखा था। कंजंक्शन के क्या काइंड्स होते हैं ये हमने देखा था और साथ ही साथ हमने क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था कि क्लॉज क्या होती हैं और क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। कंजंक्शन के हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे थे कि कौन कौन से वर्ड इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन की तरह यूज किए जाते हैं। तो वो आप बार बार पढ़ते रहें और रिपीट करते रहें। और आपको मेरे क्लास के जो वीडियोस हैं ये अगर आपको पसंद आते हों, आपको कुछ इसमें से समझ में आता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें, जो आपके जानने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पिछली क्लास का लास्ट जो स्लाइड है उसमें हमने देखा था कि क्लॉजेस तीन प्रकार की होती हैं: प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से समझा दूं कि देखिए, क्लॉज का मतलब होता है एक सेंटेंस, और सेंटेंस तभी क्लॉज कहा जाएगा जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सेंटेंस हो। यानी दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस से मिला हुआ एक बड़ा सा जो सेंटेंस होता है वो एक्चुअली क्लॉजेस से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है, ना कि सेंटेंसेस से मिलकर के। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हों तो वो दोनों सेंटेंस क्लॉज होते हैं जो मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट टायर्ड, तो यहाँ पे ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत किया, उसने परिश्रम किया, इसलिए वो थक गया। तो दो सेंटेंस है, उसने मेहनत किया इसलिए वो थक गया। ये दो सेंटेंस है जो कि सो नामक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों क्लॉज हैं। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तीन प्रकार की क्लॉज होती हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब एक सेंटेंस ऐसा हो जिसमें एक से ज्यादा सेंटेंस हो तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जो दूसरी क्लॉज होगी वो या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, या एक सेंटेंस में दो से ज्यादा सेंटेंस हो सकते हैं तो उनमें से भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, बाकी जो बचेंगे सेंटेंस वो कोऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। तो सिंपल इसका जो आपको समझने का तरीका मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है। जब किसी सेंटेंस में जो मेन सेंटेंस होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता। और कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कह रहा है कि वो डिपेंडेंट तो नहीं होता लेकिन कनेक्टेड विद प्रिंसिपल क्लॉज, वो किसी प्रिंसिपल क्लॉज से कनेक्ट होगा। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से भी कनेक्ट हो सकता है या किसी दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज से भी कनेक्ट हो सकता है। कहने का मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी दूसरी क्लॉज से कनेक्ट होगा, वो कोई भी क्लॉज हो। सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो दूसरी क्लॉज से कनेक्ट होने के साथ साथ उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब ये होता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना दूसरी क्लॉज के अपना अर्थ अकेले नहीं दे सकता है। तो जनरली आपको ये थोड़ा सा समझ में कम आएगा कि वो डिपेंडेंट कैसे होता है, इंडिपेंडेंट कैसा होता है। तो इसलिए मैंने आपको जब कंजंक्शंस के काइंड्स बताए थे तो उसमें बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अगर कोई क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट है तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, अगर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। देखिए जैसे यहाँ पे टेक इट एंड गो अवे, तो एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड से स्टार्ट होने वाला। अदरवाइज ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए दूसरा सेंटेंस जो अदरवाइज यू विल फेल, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। कि पृथ्वी गोल है, सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, कि पृथ्वी गोल है ये अकेला सेंटेंस नहीं हो सकता है। की का मतलब है कि वो किसी दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी तरह कोऑर्डिनेट क्लॉज भी आपको ऐसा लगेगा कि किसी दूसरे सेंटेंस से जुड़े हुए हैं, तो बेहतर होगा कि आप इनको कंजंक्शन के द्वारा समझें कि कब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे और कब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। तो याद रहे, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई क्लॉज है स्टार्ट हो रही है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो ये तो हम इतना रिपीट करने के लिए पढ़े। अब हम आगे देखते हैं कंजंक्शन में क्या पढ़ते हैं। तो करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस, ग्रामर में करेक्टली हम कंजंक्शन का यूज कैसे करें या किस कंजंक्शन का कहाँ पर यूज होना चाहिए ये हम जानते हैं।
तो पहला हम जो कंजंक्शन है वो आइदर और, ये पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है। इसका हिंदी मीनिंग या तो होता है। तो या तो कैसे आप समझेंगे, जैसे आप कोई दो लोग हैं, उनमें से आप ऑप्शन दीजिए कि या तो मैं खाऊंगा या तो तू खाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, यानी दो में से एक ही ऑप्शन है, या तो तू खाएगा या तो मैं खाऊंगा। तो इस तरह से या तो का अर्थ निकलता है या तो खाना खाओ या तो खाना खिलाओ। इसमें दो ऑप्शन, या तो खाओ या तो खिलाओ। तो इस तरह से या तो आइदर और का यूज करते हैं। देखते हैं, इसका रूल कहता है कि आइदर और इज यूज फॉर टू पर्सन थिंग्स, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। टू मीन एनी वन ऑफ देम, उन दोनों में से कोई एक का अर्थ देने के लिए। इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, अगला रूल इसमें और है कि अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं विद आइदर और, अगर आइदर और से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हैं तो यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। इसमें दो रूल हैं। पहला तो ये है कि ये दो लोगों के लिए यूज किया जाएगा या दो वस्तुओं के लिए। दूसरा यह है कि अगर इससे दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। सेंटेंस देखिए, एग्जांपल, ही इज आइदर सैड और इल। देखिए, वो या तो दुखी है या तो बीमार है। यहाँ दो चीजें हैं, या तो दुखी है या तो बीमार है, तो दोनों में से एक चीज। आइदर सिट डाउन, या तो बैठ जाइए, और गो फ्रॉम हियर, या तो यहाँ से जाइए। दो ऑप्शन में से एक करना है। आइदर यू और योर ब्रदर, ये दो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वर्ब से पहले यूज हो रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हैं। तो यानी दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए हैं, इसलिए वॉच का यूज किया गया। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, जो कि सिंगुलर है। और जबकि आइदर यू, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग अगर लगाते तो ये वर्ब हो जाता। तो आइदर यू और योर ब्रदर वॉच देयर। अगला सेंटेंस इसका उल्टा देखिए, अगर हम ब्रदर को पहले लिख दें योर ब्रदर, आइदर योर ब्रदर और यू, या तो आप वहां थे, तो देखिए यहाँ वर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू नियरेस्ट सब्जेक्ट हो गया, सबसे पास वाला सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। ही गेव यू आइदर मनी और अ मोबाइल और अ लैपटॉप। देखिए यहाँ पे लिखा था दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए, तो इसका एक्सेप्शन है कि एनी ऑफ देम मोर देन टू। अगर दो से ज़्यादा में से हम कोई ऑप्शन दे रहे हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वहाँ भी हम एक बार तो आइदर लिखेंगे, लेकिन आगे उसके हम और कितनी बार भी लगा सकते हैं। तो जैसे उसने मुझे दिया था, ही गेव यू, उसने आपको दिया था या तो पैसे मनी, या तो मोबाइल, या तो लैपटॉप। तो ये कितनी बार भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जनरली दो में से एक को चुनने के लिए हम आइदर और का यूज करते हैं। अगला कंजंक्शन लेते हैं, यूज ऑफ नाइदर नॉर। नाइदर नॉर जस्ट उसका उल्टा है, यानी निगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब है ना तो, जैसे वो या तो यहाँ पे ना तो। तो जैसे यहाँ पे कैसे इसका मीनिंग निकालेंगे, ना तो आप खाएंगे ना तो मैं खाऊंगा। इनमें दो ही हैं, लेकिन दोनों में से कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी नन ऑफ द टू। नाइदर नॉर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। टू मीन नन ऑफ देम, उन दोनों में से कोई नहीं बताने के लिए। नॉट इज नॉट यूज्ड, कह रहा है नॉट का यूज नहीं किया जाता है इसके साथ। इफ टू सब्जेक्ट्स और कनेक्टेड विद नाइदर और, वही रूल कि अगर दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से कनेक्टेड हैं तो यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा, जैसे कि आइदर और में होता था। एग्जाम्पल देखिए, ही इज नाइदर सैड, वो ना तो सैड दुखी है, नॉर इल ना तो बीमार। तो दोनों में से कोई नहीं है। इसको नाइदर को कोई नीदर भी पढ़ता है थोड़ा एडवांस इंग्लिश में, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, नाइदर पढ़ सकते हैं, नीदर कुछ भी पढ़ सकते हैं। नाइदर टेक इट नॉर ब्रेक इट, ना तो इसको लीजिए ना तो इसको तोड़िए। नाइदर टेक इट, ना तो इसको लीजिए, नॉर ब्रेक इट, ना तो इसको तोड़िए। दोनों में से कुछ नहीं करना। नाइदर यू, ना तो आप, नॉर योर ब्रदर, ना तो आपका भाई, वॉच देयर, वहां था। यहाँ पे वही रूल, नियरेस्ट सब्जेक्ट योर ब्रदर, इसके अकॉर्डिंग हमने वॉच का यूज किया। लेकिन अगर नाइदर के पहले योर ब्रदर होता और नॉर के बाद यू लिखा होता तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब वर का यूज होता। रावण वॉज नाइदर अ गुड किंग, रावण न तो एक अच्छा राजा था, अ गुड किंग, नॉर न ही एक अच्छा आदमी था, अ गुड मैन। तो न तो एक अच्छा राजा था, न तो एक अच्छा आदमी था। तो न तो को नहीं भी कह सकते हैं कि न ही एक अच्छा राजा था।
नाइदर आई, ना तो मैं, नॉर यू, ना तो आप, आर कुकिंग फूड टुडे, आज खाना बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट यू है, अगर यू की जगह आई कर दिया जाता तो यहाँ पे ये हो जाता एम, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। नमिता इज नॉट आइदर, देखिए इसमें तो रेड कर रखा है, थोड़ा इसमें अलग रूल है। नमिता इज नॉट, अगर हम नॉट लगा दे तो फिर यहाँ नाइदर नहीं लिख सकते, फिर हम आइदर और का यूज करेंगे। ये देखिए तो कह रहा नॉट आइदर नॉर, यहाँ पे हम आइदर के साथ नॉर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो अब आइदर लिखा जाएगा और लिखा जाएगा। मीनिंग वही है कि नमिता ना तो सुंदर है ना तो लंबी है। और अगला रूल कहता है ही गेव मी नाइदर मनी, उसने मुझे दिया था ना तो पैसे, ना तो मोबाइल, ना तो लैपटॉप, वही दो से ज़्यादा में से कोई नहीं। तो यानी यहाँ पे रूल कहता है कि दो के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दो से ज़्यादा में से अगर आपको ऑप्शन देना है तो नाइदर के बाद नॉर 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 कई बार आप लिख सकते हैं। अगला यूज देखते हैं, यूज ऑफ बोथ एंड। ये बोथ डैट डैट डैश एंड, इसका मतलब बोथ एंड के बीच में कोई यहाँ पे वर्ड आएगा इसलिए डैट डैट डैश होता है। ये भी पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है जिसे हम कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। तो दोनों, और देखिए रूल क्या कहता है, एंड इज यूज्ड विद बोथ, बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है। कहने का मतलब एंड की जगह आप कोई दूसरा वर्ड नहीं लिखेंगे। दूसरा कहता रूल यूज प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज करिए अगर बोथ हैंड इज सब्जेक्ट, अगर ये जो जुड़े हुए बोथ हैंड से जो बना हुआ फ्रेज है अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है, क्योंकि दोनों ऑटोमेटिक प्लूरल हो जाता है। तो राम वॉज बोथ, राम थे क्या दोनों, काइंड एंड ब्रेव, वो दयालु भी थे और बहादुर भी थे, दोनों थे वो। यू आर बोथ, आप हैं क्या दोनों, इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, आप दोनों नहीं हैं, आप हैं, अकेले आप हैं, आपके अंदर दो क्वालिटी हैं, आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं। बोथ दोनों, कौन, अर्जुन एंड कर्ण, कर्ण और अर्जुन दोनों वर एक्सपर्ट, दोनों एक्सपर्ट थे, निपुण थे इन आर्चरी, धनुर्विद्या में। आर्चरी जो होता है ये धनुर्विद्या होता है, जो बाण चलाने की जो विद्या होती है इसको आर्चरी कहा जाता है। यहाँ ये सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब का, बोथ अर्जुन एंड कर्ण ये सब्जेक्ट है। बोथ आर्यन एंड कार्तिक, आर्यन और कार्तिक दोनों आर माई नेफ्यूज, मेरे भतीजे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। रमन इज बोथ, रमन है क्या दोनों है, बॉक्सर भी है एंड रेसलर और पहलवान भी है, तो दोनों बॉक्सर और पहलवान, यानी यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं कि दोनों है, बॉक्सर भी और पहलवान भी। अगला देखते हैं यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद डैट डैट डैश है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट शब्द आएंगे, यहाँ वर्ड आएंगे, इसका मतलब होता है केवल नहीं, डैट डैट डैश बल्कि भी, या नहीं सिर्फ बल्कि। इसको मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, पहले रूल देख लीजिए। कह रहा यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, कह रहा नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करिए एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। पहली बात तो कह रहा है कि इनको उचित स्थानों पर लगाना होता है। सेंटेंस में आप ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दीजिए, इनको सही जगह पर लगाइए। यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन, वही नियरेस्ट सब्जेक्ट, जैसे पीछे उसमें देखा आइदर और नाइदर नॉर में, तो यहाँ भी नियरेस्ट सब्जेक्ट, अगर इस सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। और केवल नहीं बल्कि भी मैं आपको बताने वाला था हिंदी में। ऐसा होता है जब आप कहते हैं कि केवल आप ही नहीं, आपका भाई भी बेईमान है, तो यानी आप दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, ये मतलब होता है। या सिर्फ आप ही नहीं, आपका भतीजा भी बहुत तेज है, तो इस तरह से केवल बल्कि दोनों को एक साथ इंक्लूड करने के लिए, दो चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करने के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं कि हम आपके साथ साथ किसी और को भी शामिल कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह केवल बुद्धिमान ही नहीं, बट ऑल्सो ऑनेस्ट, बल्कि ईमानदार भी है। इसका मतलब ये होगा कि केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि वो ईमानदार भी है।
कुमकुम नॉट ओनली सैंग, कुमकुम ने केवल गाना ही नहीं गाया बल्कि डांस भी किया, बट ऑल्सो डांस्ड, बल्कि डांस भी किया। तो यानी कुमकुम ने न सिर्फ गाना गाया बल्कि डांस भी किया, ये मतलब हिंदी में इस तरह से आप मीनिंग ले सकते हैं। द मैन हेल्प नॉट ओनली मी, व्यक्ति ने उस इंसान ने हेल्प्ड मदद किया, नॉट ओनली मी केवल मेरी ही नहीं, बट ऑल्सो माई फ्रेंड बल्कि मेरे फ्रेंड की भी। नॉट ओनली अर्जुन, केवल अर्जुन ही नहीं, बट ऑल्सो कर्ण बल्कि कर्ण भी वॉज द सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र था। तो केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि कर्ण भी कुंती का पुत्र था। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो प्लेसेस की बात हो रही है, एक सेंटेंस और देख लें, नॉट ओनली ही केवल वह ही नहीं, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स उसके फ्रेंड भी वर प्रेजेंट देयर वहां पर उपस्थित थे। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स से प्लूरल है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हुआ, इसलिए वर का यूज किया। यहाँ पे कर्ण सिंगुलर है इसलिए हमने वॉच का यूज किया, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट प्लेसेस जो कह रहा है कि इसका प्रयोग सही जगह पर करना चाहिए, तो जिसके साथ आप इसकी मीनिंग निकालना चाहते हैं आप उसी के साथ यूज करें। ऐसे नहीं कि सेंटेंस में कहीं भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दें। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो अर्जुन के साथ साथ हम कर्ण को भी ले रहे हैं साथ में सब्जेक्ट में, तो इसलिए नॉट ओनली अर्जुन बट ऑल्सो कर्ण। यहाँ पे भी ही भी सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड भी सब्जेक्ट है, तो इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज किया। लेकिन देखिए यहाँ पे वर्ब दो है, ये दो हैं। नॉट ओनली सैंग उसने गाया ही नहीं बल्कि डांस भी किया, तो दो वर्ब है ना, तो दोनों वर्ब से पहले हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया। तो इस तरह से अप्रोप्रिएट प्लेसेस का मतलब है कि जिस वर्ड के साथ आप इनका मीनिंग देना चाहते हैं आप उन्हीं वर्ड के साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करें। अगला यूज है यूज ऑफ ऑल दो या दो, यद्यपि इसका मतलब होता है, इसका रूल कहता है कि यूज येट आफ्टर ऑल दो या दो, ऑल दो या दो के बाद येट का यूज करें, बट नॉट बट का यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका जो मीनिंग निकलता है कि यद्यपि ऐसा है फिर भी वो वैसा है, बल्कि, तो यहाँ पे बट का यूज नहीं करेंगे, येट का यूज करेंगे। और ऑल्दो या दो जो है दोनों एक ही वर्ड होते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आप किसी एक का यूज कर सकते हैं जब भी यद्यप में मीनिंग देना है। जैसे ऑल्दो और दो, यानी ऑल्दो या दो कुछ भी लगाइए, तो ऑल्दो रोहन इज पुअर, यद्यपि रोहन गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट वह फिर भी वह ईमानदार है। ये दोनों अपोजिट सेंस देते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां भी ऑल्दो से सेंटेंस जुड़ा होगा तो उसका जो अगला सेंटेंस होगा वो अपोजिट सेंस देगा कि ऐसा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा है। ऑल्दो यद्यपि रोहन गरीब है, ही इज ऑनेस्ट फिर भी वह ईमानदार है। यहाँ कह रहा है विदाउट येट, यहाँ विदाउट येट माने बिना येट के। तो बताना ये चाहूंगा मैं आपको कि जैसे आप यहाँ येट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ येट ना भी लगाएंगे तो भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस देगा। ऑल्दो अगर इधर लगा हुआ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर भी मीनिंग निकल आएगी। तो यहाँ पे येट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ऑल्दो दो रोहन इज पुअर, यद्यपि रोहन गरीब है, बट लेकिन वह ईमानदार है, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। बट तो लगा ही नहीं सकते, ये इनकरेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली सेंटेंस। अगला यूज है यूज ऑफ नो सूनर डैश 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 देन, नो सूनर देन जैसे ही वैसे ही इसका अर्थ निकलता है। रूल समझ लीजिए, डोंट यूज देन, देन व्हेन बट दैट इनका यूज नहीं करना इंस्टेड ऑफ देन, देन की जगह। ध्यान रखिए ये देन ही रहेगा, इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड नहीं आ सकता है। याद रखें जब भी नो सूनर का यूज कर रहे हैं आप। एग्जाम्पल देखिए, एक सेंटेंस पढ़कर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। जैसे लिखा नो सूनर डिड, तो जब भी नो सूनर देन का यूज किया जाएगा, तो जब हम नो सूनर से सेंटेंस को यूज करेंगे तो नो सूनर के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, जबकि हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले हम क्वेश्चन जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां करते हैं, लेकिन नो सूनर वाले सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे। तो नो सूनर डिड ही रीच ऑफिस, जैसे ही वह ऑफिस पहुंचा, देन द फर्नीचर कॉट फायर, तो फर्नीचर ने आग पकड़ लिया, यानी वैसे ही फर्नीचर ने आग पकड़ लिया, मतलब ये हुआ। नो सूनर डज ही अराइव,
जैसे ही वो यहाँ मतलब आता है, देन ही स्टार्ट्स वर्किंग, वो काम करना शुरू कर देता। देखिए डज का यूज किया हमने ही से पहले और देन का यूज किया। नो सूनर हैड दे रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचे थे, देन द ट्रेन डिपार्टेड, वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। तो देखिए जनरली डिड और हैड का यूज करते हैं, डज भी हो सकता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। बेसिकली आपको याद रखना है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी और इनके बाद देन का यूज इसके साथ साथ होगा, किसी दूसरे कंजंक्शन का यूज नहीं कर सकते देन की जगह। अगला यूज है यूज ऑफ एज इफ एज दो, दोनों का मतलब एक ही होता है, मानो कि, जनरल सेंस इसका मानो कि। और देख लीजिए क्या, जनरली मानो कि, जैसे कि, ऐसा लग रहा हो जैसे कि, इस तरह जब हमको बोलना होता है हिंदी में, तो इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए हम एज दो या एज इफ का प्रयोग करते हैं। का भाव प्रकट करने के लिए हम एज इफ एज दो का यूज करते हैं। एज इफ एज दो अगला कह रहा है कि एज इफ और एज दो इज ऑल्सो यूज्ड, ये इसका यहाँ भी प्रयोग होता है। कहाँ? टू एक्सप्लेन इम्पॉसिबल थिंग्स, इम्पॉसिबल थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। देन वी यूज प्लूरल वर्ब इन द पास्ट फॉर्म, तब हम पास्ट फॉर्म में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का यूज का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। मैं अभी बताता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। ज्योति लुक्स, ज्योति दिखती है, एज इफ जैसे कि, या एज दो मानो कि, सी इज अ हीरोइन जैसे कि वो हीरोइन हो। तो मानो कि वो हीरोइन हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हीरोइन है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि, इसके मीनिंग के लिए हम एज इफ या एज दो का यूज करते हैं। द कैट वॉज डांसिंग, बिल्ली नाच रही थी, एज दो जैसे कि इट वर मैड, वो पागल हो गई। तो इम्पॉसिबल है, नाच रही, नाचते नाचते कोई पागल नहीं हो जाएगा, इसलिए हमने इट के साथ वर का यूज प्लूरल वर्ब और पास्ट में लिखा है। यू टॉक टू मी, आप ऐसे बात करते हैं मुझसे, एज इफ जैसे कि यू हैड लिव्ड इन अमेरिका, जैसे कि आप अमेरिका में रहे हों। तो मुझसे बात करते हैं, ये प्रेजेंट में है, लेकिन यू हैड लिव्ड इन अमेरिका इसको हमने पास्ट में लिखा। सी टॉक्स इफ, वो ऐसे बात करती है, एज इफ मानो कि, या जैसे एज दो कुछ भी लिखे, मानो कि सी वर अ क्वीन, जैसे कि वो एक रानी हो। तो रानी कोई बनना संभव चीज तो है नहीं, वो हो तो वह है, तो जैसे कि वो रानी हो, ये एक क्या है, इम्पॉसिबल थिंग्स है, इसलिए हमने वर प्लूरल वर्ब का यूज किया, सी की जबकि सिंगुलर है, और पास्ट में यूज किया, वर का यूज किया। श्री श्री 1008 मिस्टर एक्स महाराज जी, ये अपने हिंदुस्तान में बहुत बड़ी टाइटल मानी जाती है। तमाम आजकल के संत महात्माओं के साथ श्री श्री 1008 मिस्टर फलाने महाराज जी, एक्स वाई जेड कोई भी महाराज जी हो सकते हैं। एक्ट, ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं, एज इफ जैसे कि ही वर गॉड, जैसे कि वो भगवान हो। तो एक्ट्स प्रेजेंट में है, लेकिन वर हम लगा रहे हैं पास्ट में, और ही है, इसके साथ भी हम वर प्लूरल का यूज कर रहे हैं, जबकि ही सिंगुलर है, इसके साथ वाज होना चाहिए था, लेकिन इम्पॉसिबल थिंग है, इसलिए हम वर का यूज कर रहे हैं एज दो के साथ। तो अगला यूज देखते हैं, यूज ऑफ व्हेन इफ, जब और अगर। ये व्हेन मीन्स जब होता है, इफ मीन्स अगर होता है, इनका यूज देखते हैं। कह रहा है इफ टू वर्क्स सीम टू बी हैपन इन फ्यूचर टेंस, अगर दो कार्य फ्यूचर टेंस में होते हुए मालूम पड़े, बट कनेक्टेड विद इफ या व्हेन, अगर इफ या व्हेन से जुड़े हुए हैं अगर, तो फर्स्ट वर्क जो पहला काम होगा वो इन प्रेजेंट टेंस, वो प्रेजेंट टेंस में होगा, स्टार्टिंग विद इफ या व्हेन, जो कि इफ या व्हेन से स्टार्ट होगा। एंड सेकेंड वर्क और दूसरा कार्य होगा वो फ्यूचर, विल बी इन फ्यूचर टेंस, वो फ्यूचर टेंस में होगा। यूज कॉमा नॉट देन, जब भी इफ या व्हेन का प्रयोग सेंटेंस में करें तो उसके अगले सेंटेंस से पहले कॉमा का यूज करें, देन का यूज नहीं करें। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है दो सेंटेंस अगर आपको ऐसा लगे कि फ्यूचर टेंस में दो कार्य हो रहे हैं, जैसे ही, इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आएगा, तो आई विल गिव हिम मनी, तो मैं उसे पैसे दूंगा। देखिए दोनों सेंटेंस फ्यूचर में लग रहे हैं, अगर वह आएगा तो मैं पैसे दूंगा, दोनों फ्यूचर में हुए। तो कह रहा पहला काम प्रेजेंट में होगा, पहला काम उसके आने का होगा। तो इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आता है, मतलब इस तरह लिखेंगे, तो आई विल गिव हिम मनी, तो उसे मैं पैसे दूंगा। यहाँ तो के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, इसको पहले लिख सकते हैं, आई विल गिव हिम मनी,
मैं उसे पैसे दूंगा इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आएगा। तो जब इफ से हम सेंटेंस को जोड़ें तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आएगा, देन तो आई विल गिव हिम मनी, तो मैं उसे पैसे दूंगा। ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने देन का यूज कर दिया, जो कि देन का यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉमा का यूज होना चाहिए था। व्हेन ही कम्स हियर, जब वह यहाँ आएगा, आई विल गिव हिम मनी, तो मैं उसे तब उसे पैसे दूँ। तब के लिए यहाँ देन का यूज नहीं करेंगे, सिंपल कॉमा। इसी तरह इसको भी हम आई विल गिव हिम मनी पहले लिखें, व्हेन ही कम्स हियर बाद में लिखें, तब कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। ये देखिए, व्हेन ही कम्स हियर देन, जब वो यहाँ आएगा, देन तब आई विल गिव हिम मनी, तब मैं उसे पैसे, जबकि देन का मतलब तब ही होता है, लेकिन इनकरेक्ट है क्योंकि व्हेन लगा हुआ है, तो व्हेन के साथ देन का यूज नहीं किया जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, यू विल पास, तो आप पास हो जाएंगे। देखिए ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर में है। व्हेन यू वर स्लीपिंग, जब आप सो रहे थे, व्हेन यू वर स्लीपिंग, जब आप सो रहे थे, इट वॉज रेनिंग, तो वर्षा हो रही थी। ये पास्ट में है, ये पास्ट का ऊपर मैंने डूल नहीं लिखा है, लेकिन जब पास्ट में वर्क होंगे तो दोनों पास्ट में ही होंगे। यहाँ सिंपली व्हेन के साथ देन का यूज नहीं किया जाएगा, ये बताने के लिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा है। सिंपल कॉमा लगाई, जब आप सो रहे थे तब वर्षा हो रही थी, यहाँ तब के लिए हम देन नहीं लिखेंगे। अगला यूज है यूज ऑफ लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि या वरना। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि। देखिए रूल क्या है, कह रहा है यूज शुड का यूज करिए आफ्टर लेस्ट के बाद, बट डू नॉट यूज नॉट, लेकिन नॉट का यूज नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है लेस्ट, और बहुत ही यूज होने वाला। आपकी सामान्य बोलचाल में लेस्ट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड, परिश्रम करिए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, यू शुड फेल, कि आप फेल हो जाओ। ये करेक्ट है सेंटेंस ग्रामेटिकली, कि आप फेल हो जाओ, क्योंकि लेस्ट के साथ हम शुड लगाएंगे, ये भी रूल है, और लेस्ट तो आएगा ही, ये कंजंक्शन है, तो लेस्ट के बाद शुड लगाएंगे और किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ना तो नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, गलत है क्योंकि शुड नॉट है। लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू विल फेल, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, तो विल गलत है क्योंकि शुड होना चाहिए। वर्क हार्ड, मेहनत करिए, लेस्ट यू माइट फेल, आप फेल हो सकते हैं, ये माइट गलत है क्योंकि यहाँ शुड होना चाहिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, वुड का प्रयोग गलत है क्योंकि यहाँ शुड लगना चाहिए। वर्क हार्ड, परिश्रम करिए, लेस्ट यू में फेल, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं, में वरना, क्योंकि वरना भी है ना, तो वरना आप फेल हो सकते हैं, तो गलत है। मे का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ शुड का यूज होगा। इस तरह से देखिए कि लेस्ट के बाद केवल शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा, बस सिंपल है। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन, कि आप गिर जाओ, नीचे गिर जाओ। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, या सावधानी पूर्वक चलो वरना आप गिर जाओगे, ऐसा सेंस देने के लिए भी हम लेस्ट और शुड का यूज करते हैं। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले क्लास में मिलते हैं अगले यूजेस के साथ, करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन। अभी हम पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी।